Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss measurement of mass and time, which is part 5 of the second chapter, units and measurement of class 11th. First of all, measurement of mass. मेजरमेंट ऑफ मास को सबसे पहले देखेंगे और उसके पहले मास को हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी. किसी बॉडी में मैटर का जितना क्वांटिटी कंटेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको हम उस बॉडी का मास कहते हैं. और मास जो है दो टाइप का होता है. पहले मास को कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप में, इनर्शियल मास और सेकेंड नॉन इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास. तो दो टाइप का मास हो गया, टाइप्स ऑफ मास. फर्स्ट है इनर्शियल मास, एंड सेकेंड नॉन इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास. सबसे पहले हम इनर्शियल मास देखेंगे. इनर्शियल मास इज द मास पोजेस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इनर्शिया. इनर्शियल मास किसी बॉडी में इनर्शिया का मेजर को बतलाता है, इनर्शिया का मेजर करता है. इनर्शिया मीन्स बॉडी का रेस्ट में होना या स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में होना, इसको इनर्शिया कहा जाता है. तो इनर्शिया को मेजर करता है इनर्शियल मास, जो कि बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने का अपोज करता है. तो इनर्शियल मास जो है, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज द मेजर ऑफ inertia in a body. It opposes to produce acceleration in a body. या किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने का अपोज करेगा, क्योंकि इनर्शिया में इनर्शिया का मेजर है. तो इनर्शिया जो बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने का अपोज करता है, टू प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन इन ए बॉडी. और इसका सिंबल जो होता है, इट सिंबल इज MI. M फॉर मास, I फॉर इनर्शिया, स्मॉल I सफिक्स में इनर्शिया. और ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, MI इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन, F अपॉन A. F is the applied force, A is the acceleration produced in the body. From Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration. तो MI is equal to F upon I. That is, यहाँ से क्लियर है कि MI जो इनर्शियल मास होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A है. एक्सेलेरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने का, बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होने का अपोज करेगा. MI इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A. अब इनर्शियल मास को कैसे मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए इनर्शियल बैलेंस का यूज होता है, और उसमें कैसे मेजर होगा उसके बारे में बतलाते हैं. इनर्शियल बैलेंस इज मेजर्ड बाय द इनर्शियल बैलेंस. और इनर्शियल बैलेंस में दो मेटल स्ट्रिप होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल स्ट्रिप्स, एक ऊपर दूसरा नीचे है, जिसका एक इंड जो होता है, इसका दोनों मेटल स्ट्रिप्स कनेक्टेड होता है, और उसका एक इंड जो है फिक्स होता है टेबल पर और क्लैंप्ड होता है. और दूसरा इंड जो है वहाँ पर, उससे दूसरे इंड पर जो है एक पैन होता है, पलड़ा होता है, जिस पर कि वेट को रखा जाता है, जो उस बॉडी को रखा जाएगा जिसका कि मास जो है मेजर करना है, इनर्शियल मास मेजर करना है. तो दूसरे इंड जिस पर जहाँ पर कि पैन लगा हुआ है और वहाँ पर उस बॉडी को रखेंगे, किसी लोड को रखेंगे या बॉडी को रखेंगे, तो उसमें
वाइब्रेशन होगा, हॉरिजेंटल उसमें वाइब्रेशन होगा, उस दूसरे इंड पर जो है स्ट्रिप में हॉरिजेंटल वाइब्रेशन होगा, जो स्ट्रिप्स के दूसरे इंड पर जो है या और इनर्शियल बैलेंस के दूसरे इंड पर जो ये पैन लगा हुआ है, तो उसमें वेट रखने पर उसमें उसके स्ट्रिप्स में, इनर्शियल बैलेंस के स्ट्रिप्स में ये हॉरिजेंटल वाइब्रेशन होगा। और उस हॉरिजेंटल वाइब्रेशन के टाइम पीरियड को मान लेते हैं कि T1 बी द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिप्स फॉर मास M1। M1 मास रखते हैं, दो बॉडी रखते हैं, एक का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है। एक स्टैंडर्ड बॉडी है जिसका मास मालूम है, और दूसरा जो है अननोन थी, दूसरा जो है वह बॉडी है जिसका मास को मेजर करना है। तो मान लेते हैं कि M1 जो है स्टैंडर्ड बॉडी है, तो उसका मास मालूम है, तो उसके लिए उस बॉडी को रखने पर, इस पैन पर रखने पर, इनर्शियल बैलेंस के पैन पर रखने पर, एक साइड में पैन होता है, दूसरा जो है फिक्स होता है, तो पैन पर रखने पर मास M1 के लिए जो वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, वह जो है T1 है, कैपिटल T1 है। द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फॉर मास M1 इज T1 एंड T2 विद द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फॉर मास M2। अब दूसरा बॉडी रखते हैं जिसका कि मास, इनर्शियल मास को डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है स्ट्रिप्स का, पैन पर जब M2 मास रखेंगे तो उसके लिए T2 है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि मास M1 जो है वह टाइम पीरियड का जो वाइब्रेशन है स्ट्रिप का, मास M1 इज द स्टैंडर्ड मास, इफ M1 is can be taken as standard mass, M2 can also be taken as a standard mass, then M1 can be determined, but here we have taken M1 as a standard mass whose mass is known, and the other mass M2 can be evaluated। तो M1 मास को यह पाया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि M1 जो होगा उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है T1, स्ट्रिप का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि पैन पर मास को रखने से उसमें हॉरिजेंटल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा स्ट्रिप्स में, तो उसके लिए टाइम पीरियड T1 है। तो M1 वेरीज एट T1 स्क्वायर, एंड फॉर मास M2, इफ मास M2 इज केप्ट ऑन द मीन्स अनदर बॉडी इज केप्ट ऑन द पैन, then the horizontal vibration occurs in the strips for mass M2 is directly proportional to its time period of vibration T2. The M2 varies as T2 square and M1 varies as T1 square. Therefore M1 by M2 is equal to T1 square upon M1 is equal to, आप लिख सकते हैं M1 equals to K into T1 square, और यहाँ आप लिख सकते हैं M2 इक्वल टू K इंटू T2 स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे तो M1 बाई M2 इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर, और T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर तो टाइम है, यह मालूम हो जाएगा, तो इसका मास जो है M1 भी मालूम है, स्टैंडर्ड मास है, तो M2 आसानी से निकल जाएगा इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो इनर्शियल मास इज मेजर्ड बाई द इनर्शियल बैलेंस बाई एन इनर्शियल बैलेंस, जिसके बारे में इसका डायग्राम भी बताया और मेथड भी कैसे होगा ये भी इसका बताया गया। अब सेकेंड मास इज ग्रेविटेशनल मास। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ मास इज ग्रेविटेशनल मास। इट हैज नो रोल ऑफ इनर्शिया। ये बॉडी के वेट के कारण है। अर्थ जो है किसी बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को उस बॉडी का वेट कहा जाता है। तो अगर कोई सिंपल पेंडुलम लटका दिया गया है किसी थ्रेड से या स्ट्रिंग से लटका दिया गया है किसी पेंडुलम को, बॉब को, तो उसमें भी अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा उसके वेट के रूप में। तो उसके कारण जो है जो बॉडी में मास होगा, मास पोजेज होगा, उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। तो दिस ग्रेविटेशनल मास इज ड्यू टू द वेट ऑफ ए बॉडी। इट feels attraction force of the earth on it. It is denoted by the symbol mg. So gravitational force of the earth acting on the body of mass m is gravitational force is equal to its weight, and weight is equal to mass into acceleration due to gravity. Therefore mass of the body is F upon g. F upon m is equal to F upon g, F divided by g.
F is the gravitational pull of the earth and G is the acceleration due to gravity at that place where the body is hanging. And this mass is due to force of gravity. So it is called gravitational mass, and m is replaced by mg, g for gravitational. So this mass is called gravitational mass. It has no role of inertia. इस पर जो है इनर्सिया, इस ग्रेविटेशनल मास पर इनर्सिया का कोई रोल, ग्रेविटेशनल मास में इनर्सिया का कोई रोल नहीं होता है, इनर्सिया का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। ये इसके वेट के कारण है, अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कारण है। अब इसको मेजर करते हैं। जनरल जो है ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड विथ ए कॉमन बैलेंस जो हम लोग यूज करते हैं जनरल डेली लाइफ में जो है, या किसी चीज़ को परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जनरल बैलेंस है। 2 पेन होता है, बीच में उसका एक सपोर्ट होता है जिससे कि दोनों पेन जो है उसको लटकाया हुआ रहता है। एक पेन में एक साइड में जो है हम वेट को रखते हैं जिसको मेजर करना है, जिस चीज़ का मास को मेजर करना है, और दूसरे पर जो है दूसरे पेन पर उस वेट हम देते हैं। वेट है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 kg, 1.5 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, जो भी है जितना भी उसको बढ़ाते जाते हैं। और जब दोनों का जो है बैलेंस उसका जो सपोर्ट है जिससे कि दोनों पैन लटका हुआ है वो इक्वल हो जाता है, सेम। अगर एक तरफ झुका रहेगा तो वेट हो सकता है कि बॉडी का वेट ज़्यादा हो, दूसरे साइड लटका हुआ है, वेट झुका हुआ हैंग्ड है, तो हो सकता है कि जो वेट रखे हैं उस पर वो ज़्यादा है। तब जब एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए, जो सपोर्ट हॉरिजॉन्टल हो जाए जिससे पैन लटका हुआ है, तब हम कहेंगे कि तब जो है तब जो वेट ऑफ द ग्रेविटेशनल बॉडी या मास ऑफ द ग्रेविटेशनल बॉडी, मास ऑफ द बॉडी will be equal to the weight of the pan, weight of the to the weights added to the pan। माने दूसरे पल्ले पर पैन पर जो वेट रखा हुआ है, वेट ऐड किए हैं 500 kg, 1 kg, 1.5 kg जो भी है, तो उसका वेट, उसका मास जो है और ये बॉडी का मास जब इक्वल हो जाएगा तो एकदम जो सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इस प्रकार उसका जो बॉडी का मास है, हो सकता है कि किसी का 1 kg आ जाए तो उस बॉडी का जो क्वांटिटी है, उस बॉडी का जो मास है वो 1 kg माना जाएगा। 2 kg पर हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसका मतलब है कि बॉडी जो रखे हैं दूसरे पैन पर उसका वेट जो है 2 kg हो गया। तो जो वेट का जो क्वांटिटी होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसके रूप में बॉडी का जो वेट मास है उसको डिटरमाइन किया जाएगा। और दूसरा है लैब में जो है स्मॉल बॉडीज का, ज़्यादा लार्ज बॉडी को नहीं माप सकते हैं। फिजिकल बैलेंस है जिसको कि एक वुडन जो है केज के अंदर रखा जाता है, वुडन केज के अंदर रखा जाता है, जिसमें कि ये ग्लास का, उसमें मिरर ग्लास का जो है वाल होता है, और उसके अंदर में जो है इसमें भी जो है एक मेटलिक बीम होता है, और उससे 2 सपोर्ट जो कि नाइफ एज पर एक नाइफ एज पर होता है, सपोर्टेड होता है। इससे एक बीच में पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर से स्केल, ये यहाँ पर है, स्केल पर ये पॉइंटर चल सकता है। बीच में 0 होगा, उसके बाद इधर दोनों साइड में उसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर बीच में ये पॉइंटर रहेगा, दोनों बॉडी एक, और लेफ्ट साइड में जो है एक नाइफ एज पर जो है एक ये लेफ्ट पैन होगा, जिसमें कि हम जिस बॉडी को रखने का मास मेजर करना है उसको रखेंगे, और दूसरे साइड में उस वेट्स को ऐड करेंगे। मान लिया 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम जो भी है, तो उसको रखेंगे। और जब पॉइंटर एकदम माने ये एकदम बीम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उस स्थिति में वो तब जो है बॉडी का जो मास होगा वह जो वेट रखे हैं उसके मास के जो है इक्वल होगा। तो इस प्रकार जो है बॉडी का हम मास मेजर कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस के हेल्प से। पॉइंटर एकदम बीच में हो जाएगा, बीच में सेंटर पोजीशन पर 0 पर, जब मेटलिक बीम जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो उस स्थिति में बॉडी का मास जो है इस पर जो वेट एडेड किया गया है राइट पैन पर, उसका जितना वेट है उसका, मान लिया 500 ग्राम है तो 500 ग्राम इस बॉडी का मास हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है फिजिकल बैलेंस से हम जो है ये ग्रेविटेशनल मास को मेजर कर सकते हैं। और इसका जो है यूज ज़्यादातर लैब में किया जाता है, इसका फिजिकल बैलेंस का। और जो कॉमन बैलेंस है उसका यूज जो है जनरल आपका
जनरल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में भी किया जाता है, मार्केट वगैरह में, चाहे जहाँ दुकान्स में जहाँ पर कि जहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं वहाँ यूज होता है जनरल बैलेंस का। और ये फिजिकल बैलेंस है। और एक और स्प्रिंग बैलेंस होता है जिससे हम बॉडी का वेट मेजर कर सकते हैं, उससे भी ग्रेविटेशनल मास मेजर किया जा सकता है। उसमें स्प्रिंग होता है एक सब ऊपर में, जिसका अपर इंड जो है फिक्स होता है और लोअर इंड से जो है उस वेट को लटका दिया जाता है जिसका मास जो है या वेट मेजर करना होता है। स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर होता है लगा हुआ उसमें, और पॉइंटर जो है स्केल पर चल सकता है, मूव कर सकता है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो हुक्स लॉ पर ये डिपेंड करता है। और ये जो आपका बैलेंस है, ये फिजिकल बैलेंस, ये लीवर सिस्टम पर जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स पर डिपेंड करता है। लीवर्स सिस्टम यहाँ है लगा हुआ नीचे में इसमें, तो इस पर ये बेस्ड है फिजिकल बैलेंस लीवर सिस्टम पर। और फिर जो स्प्रिंग बैलेंस है वह बेस्ड है हुक्स लॉ पर। हुक्स लॉ क्या है कि फोर्स अप्लाई करेंगे किसी स्प्रिंग पर या किसी बॉडी पर, तो उसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा और वह अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन इलास्टिक लिमिट के भीतर, जब तक कि बॉडी में इलास्टिसिटी का जब तक बॉडी में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी मौजूद है, मतलब बॉडी पर इतना न उस पर वेट दे दें कि बॉडी जो है पूरा इलोंगेटेड हो जाए, तो फिर से पहले की स्थिति में इनिशियल स्टेट में नहीं लौटे, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी लूज कर जाएगा। तो बॉडी में जो है वेट लटकाने पर, उसको स्प्रिंग को खींचने के बाद, छोड़ देने के बाद पहले की स्थिति में इनिशियल स्टेट में आने का प्रॉपर्टी होना चाहिए उसमें, तो इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट रख देंगे, बहुत ज़्यादा या खींच देंगे तो इलोंगेटेड हो जाएगा, तो पहले की स्थिति में नहीं आएगा, तो वहाँ हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बतला रहे थे, वो डिपेंड करता है हुक्स लॉ पर। और हुक्स लॉ क्या है कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो इलोंगेशन जो होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हुक से अगर जिस बॉडी को मेजर करना है, वेट को या मास को, ग्रेविटेशनल मास को, उससे लटका देंगे स्प्रिंग बैलेंस के, जो कि लोअर इंड में होगा, अपर इंड तो फिक्स होगा, तो उससे स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। वह इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन होने के कारण पॉइंटर पर जो है, स्केल पर पॉइंटर मूव करेगा और उसका पोजीशन को हम मेजर करके उसका वेट जो है या ग्रेविटेशनल मास को मेजर कर सकते हैं। तो यह विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। और ये आपका फिजिकल बैलेंस है, इसका यूज जो है जनरली लैब में होता है, और इससे बहुत लार्ज साइज के बॉडी का मास जो है हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इससे जो है केरोसिन ऑयल का स्पेसिफिक हीट हम ग्रेविटी मेजर कर सकते हैं, सैंड का कर सकते हैं, ये सब का कर सकते हैं, हल्की वस्तु का कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत छोटा पार्टिकल्स जो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये सब जो एटॉमिक पार्टिकल्स है, उस सब का मास जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। उसके बारे में बतला रहे हैं। मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ATCR determined by with the help of a mass spectrograph or mass spectrometer, in which charge particle is kept inside the magnetic field. So the part of the charged particles follow circular path in which magnetic force acting on the charged particle provides centripetal force to the electron, that is QVB, magnetic force acting on the charged particle of charge Q moving with velocity v inside the magnetic field V. This provide centripetal force mv square by r, that is QVB is equal to mv square by r. ये किसके लिए है? चार्ज पार्टिकल्स का, जैसे चार्ज पार्टिकल्स है, आयंस है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव आयंस है, अल्फा पार्टिकल है, तो उस सबका मास को मेजर करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोप या मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज किया जाता है, जिसमें कि चार्ज पार्टिकल को, इस प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है कि चार्ज पार्टिकल को इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होता है।
तो मतलब क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। क्रॉस का मतलब म्यूचुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसको क्रॉस मैग्नेटिक क्रॉस फील्ड्स कहा जाता है। क्रॉस फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो सर्कुलर पाथ पर फॉलो करने के लिए, सर्किल में मूव करने के लिए उस पार्टिकल पर जो है चार्ज पार्टिकल पर सेंटीपिटल फोर्स होगा mv²/r। और वह कौन प्रोवाइड करेगा? वह मैग्नेटिक फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल पर वह होता है QVB। इसको हम लोग 12 में पढ़ेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल inside the magnetic field, which is called Lorentz magnetic force. It was given by the scientist Lorentz, so it is called Lorentz magnetic force acting on the charge particle of charge Q moving with velocity v inside the magnetic field V. तो this is the magnetic force acting on the charge particle, और ये प्रोवाइड करता है सर्किल को, ये पार्टिकल को सर्किल में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से जो है v से पावर v का कैंसिल हो गया, इसलिए therefore r इक्वल टू रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल mv/qb, दैट इज r प्रोपोर्शनल टू m। मतलब रेडियस जो चार्ज का है, चार्ज पार्टिकल के पाथ का जो रेडियस है वह उसके मास के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है मास को हम चार्ज पार्टिकल के मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि वह रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रेडियस मालूम हो जाएगा तो इस फॉर्मूला से जो है m जो है निकल जाएगा, रेडियस मालूम हो जाएगा तो मास को मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत छोटे पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल्स जैसे या चार्ज आयन है उसका मास मेजर करने के लिए ये मेथड है, मास यूजिंग विद द हेल्प ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोस्कोप और मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा बहुत लार्ज बॉडी है, जैसे प्लेनेट है, अर्थ है, सन है, इस सब का मास मेजर करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज किया जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इक्वल टू G मास ऑफ सन, मास ऑफ द अर्थ अपॉन r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो किसी भी प्लैनेट का मास निकालने के लिए जो है m जो है मास ऑफ द सन है, m जो है मास ऑफ एनी प्लैनेट। अर्थ के केस में अर्थ का हो जाएगा, r जो है दोनों के बीच सेपरेशन है। तो इससे जो है प्लैनेट का मास जो है, किसी प्लैनेट का मास जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशन मेथड की हेल्प से निकाला जा सकता है। वेरी लार्ज साइज के बॉडीज का जो है ये मास। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ मास। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। नाउ measurement of time. Second part of this video is measurement of time after measurement of mass. Measurement of length is already done in the last video. तो टाइम को हम मेजर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक से। क्लॉक से टाइम का मेजरमेंट होता है। पहले मैकेनिकल क्लॉक्स होता था, उसके बाद उसमें जो है उसके बाद चाबी देने वाली घड़ियाँ होती थी, जो स्प्रिंग के जो है स्प्रिंग के मैंने चाबी देने से उसको स्प्रिंग चाबी को ऐंठने से उसमें उसका स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाता था। वह जो है घड़ी के सुई को रोटेट कराया था, उससे जो है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू द इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच द needles of the clock are go on. Now, beside mechanical clock, the first clock is electrical oscillator. So these use electrical oscillator use AC supply of frequency 50 Hz. 50 Hz की फ्रीक्वेंसी AC जो घरों में सप्लाई है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो घर में बाहर से ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा बाहर से जो ट्रांसफार्मर से होकर के माने दूर से ट्रांसमिशन वायर के हेल्प से जो है या ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से घरों तक बिजली पहुंचती है ट्रांसफार्मर से होकर के, तो वो AC है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो है यहाँ होती है इंडिया में, और फॉरेन कंट्रीज में उसका 60 हर्ट्ज जो है
की फ्रीक्वेंसी का AC का यूज किया जाता है, लेकिन इंडिया में 50 हर्ट्ज है। तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स में जो होगा मैकेनिकल क्लॉक्स के अलावा है जो पहले पुराने समय में चलती थी, यूज होता था उसका। अब ये सब जो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर जो है नया जो यूज होता है, नया मॉडर्न टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो यूज हो रहा है उसे थी वाचेज, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है जो कि AC सप्लाई और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर बेस्ड है। और इसमें एक मोटर लगा होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर, और वह जो है रन करता है AC पर, और उसके हेल्प से जो है टाइम स्केल को जो है उसमें टाइम स्केल होता है। सिंक्रोनस मोशन के रद्द करने से जो है टाइम स्केल माने टाइम का मेजर किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे 12 में, उसमें जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल के हेल्प से जो है जो डिवाइस होता है उसको सेमीकंडक्टर डिवाइस कहा जाता है। जर्मेनियम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का यूज उसमें होता है, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर ही है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑसिलेशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज में किया जाता है, जिससे कि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन प्रोड्यूस किया जा सके। और द टाइम पीरियड ऑफ सच ऑसिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन कैन बी यूज्ड टू मेजर अ स्मॉल टाइम इंटरवल्स। और टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन होगा उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन का, जो कि इलेक्ट्रिकल वॉचेज में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर्स में प्रोड्यूस होता है, उसके हेल्प से हम स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब है क्वार्ट्ज ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक्स, जिसका जनरली यूज होता है अभी प्रेजेंट टाइम में। क्वार्ट्ज क्लॉक्स आर जनरली यूज्ड आर अवेलेबल इन मार्केट्स ऑल्सो। तो इसमें जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक जो है यह बेस्ड है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज होता है, क्वार्ट्ज एक मटेरियल है तो उसके क्रिस्टल का यूज किया जाता है। और जिस प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है उसका नाम पियाजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पियाजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल के किसी एक अपोजिट पेयर के क्रॉस जो है फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अगर अप्लाई किया जाता है तो उसके जो दूसरा जो है उसके परपेंडिकुलर फेस है, वन पेयर ऑफ फेसेस, उसके क्रॉस जो है फ्लक्चुएटिंग जो उसके क्रॉस जो है EMF जो है ऑसिलेटरी EMF प्रोड्यूस होता है। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहिए या उसको पोटेंशियल डिफरेंस समझिए। तो अगर किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के किसी एक अपोजिट पेयर के क्रॉस जो है फ्लक्चुएटिंग प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस फेस पर, उसके अपोजिट फेसेस पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के, तो उसका जो परपेंडिकुलर फेस होगा, दो और परपेंडिकुलर जो फेस होगा उसके जिस पर अप्लाई किए हैं प्रेशर, उसके दो परपेंडिकुलर फेसेस के क्रॉस जो है ये उसमें जो है ऑसिलेटरी EMF प्रोड्यूस हो जाता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है उसमें। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ऑसिलेशन प्रोड्यूस होने से उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जिसको शॉर्ट में कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, वह डेवलप हो जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अपोजिट पेयर के क्रॉस जो है ऑसिलेटरी EMF प्रोड्यूस करेंगे तो उसके दो अदर जो है आपका परपेंडिकुलर फेसेस होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, उसके क्रॉस जो है प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब इस इफेक्ट का उल्टा भी हो सकता है। और इसका जो है यूज द ऑसिलेशन सो प्रोड्यूस्ड आर यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल। ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल में प्रेशर उसके एक पेयर के क्रॉस प्रेशर अप्लाई करने से, तो उसके कारण जो है ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा, जिसके हेल्प से हम टाइम इंटरवल को मेजर कर सकते हैं। और क्वार्ट्ज क्लॉक क्रिस्टल क्लॉक से जो टाइम मेजर किया जाता है वह काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो प्रेजेंट टाइम में इसका यूज होता है। इसके अलावा भी एक दो और क्लॉक है, एटमिक क्लॉक वेरी एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एटमिक क्लॉक है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। एटमिक क्लॉक है। उसके अलावा जो है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस, रेडियो एक्टिव उसमें बहुत लॉन्ग जैसे फोसिल्स है उसका लाइफ का एज करना है, डिटरमाइन ज्ञात करना है, या ये अर्थ के एज का डिटर्मिनेशन करना है, तो उसमें जो है उस मेथड का यूज किया जाता है कार्बन रेडियो एक्टिव डेटिंग का। उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है।
तो उसके बारे में बतलाते हैं, सीजियम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक और रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। नाउ fourth type of clock is atomic clocks, which is very accurate, and these clocks are based on the periodic vibration of atoms like cesium atoms. ये एटम्स के periodic वाइब्रेशन पर बेस्ड है एटमिक क्लॉक्स, जैसे कि सीजियम एटम्स के वाइब्रेशन पर एक वाइब्रेशन से जो है एज का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। और एटमिक क्लॉक जो होता है आर वेरी एक्यूरेट, इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि इसका अनसर्टेनिटी, इसके टाइम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी केवल एक पार्ट हो सकती है। अनसर्टेनिटी 10 to the power 11 to 10 to the power 13 पार्ट, 10 to the power 11 to 10 to the power 13 में से केवल एक पार्ट जो है टाइम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी या फॉल्ट की संभावना है, इसमें पॉसिबिलिटी है एटमिक क्लॉक से, इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और इसका प्रिंसिपल है एटमिक वाइब्रेशन है थी वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, जैसे कि सीजियम एटम है तो उस पर ये बेस्ड है एटमिक क्लॉक्स। तो एक क्वार्ट क्लॉक से भी ज़्यादा एक्यूरेट है एटमिक क्लॉक्स। अगर 2 एटमिक क्लॉक लिया जाए तो 2 एटमिक क्लॉक जो होगा 5000 ईयर के बाद जो है 1 सेकेंड उसमें उसका टाइम 1 सेकेंड स्लो हो सकता है। 2 एटमिक क्लॉक अगर लिया जाए तो 5000 ईयर्स के बाद 1 सेकेंड वो स्लो हो सकता है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट है ये। और इसके बाद जो है एक तरीका है एज स्मॉल टाइम इंटरवल को डिटरमाइन करने का, डीके ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारा छोटा पार्टिकल हैं, जैसे कि मेसन हैं, हाइपरन्स हैं, लैम्डा पार्टिकल्स है। तो बहुत सारा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत छोटा है, बहुत काफ़ी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिसका मास काफ़ी कम होता है। तो वो सब जो है काफ़ी अनस्टेबल होता है, उन सब का जो लाइफ टाइम होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है। और उसका रेंज हो सकता है 10 to the power -7 10 सेकेंड से 10 to the power -24 10 to the power -22 सेकेंड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का न्यूक्लियर डिस्टेंस को पार करने में लगा समय, जिसको हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है। लेकिन उससे भी स्मॉल टाइम ये जो है ऐसे जनरल यूज में सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है। लेकिन जो आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसका अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसका लाइफ टाइम यहाँ तक हो सकता है 10 to the power -22 सेकेंड से भी कम, -24 सेकेंड तक। अब इसका स्टडी करके माने डीके का, माने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के डीके का, क्षय का, लॉस का, उसमें जो एटम्स में जो कमी आ रही है तो उसको लॉस को डिटरमाइन करके वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कैन बी मेजर्ड। बहुत छोटे समय को भी, बहुत छोटा समय तो इसका लाइफ टाइम ही है इसका 10 to the power -10 से 10 to the power -24 सेकेंड तक। तो उसको हम वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल को हम मेजर कर सकते हैं बाई इसका स्टडी करके डीके ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। और लास्ट में रेडियो एक्टिव डेटिंग है, जिससे कि वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल सच एज एज ऑफ द फोसिल्स, एज ऑफ द अर्थ, एज ऑफ द रॉक्स, तो ये सब का हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एज ऑफ फोसिल्स को हम कार्बन डेटिंग के हेल्प से, इसमें कार्बन आइसोटोप का 12 आइसोटोप का यूज किया जाता है, C14 आइसोटोप का इसमें यूज किया जाता है, कार्बन आइसोटोप का कार्बन डेटिंग से, जिससे कि फोसिल्स का एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और रॉक्स और अर्थ का एज को डिटरमाइन करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है। ये हो गया रेडियो एक्टिव डेटिंग। और इसमें प्रोसेस ये है, तरीका मेथड ये अप्लाई करते हैं कि जितना नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स जो है डीके कर गया है और जितना अनडीके है, जो डीके नहीं किया है, बचा हुआ है, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। और उसके हेल्प से जो है हम इसका जो है लॉन्ग जो ड्यूरेशन है, उसको टाइम इंटरवल है, उसको हम उसको मालूम कर सकते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग से। तो ये हो गया टाइम का मेजरमेंट। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेंथ का जो रेशियो है, सबसे ज़्यादा लेंथ और सबसे ज़्यादा लेंथ, सबसे जो लार्ज लेंथ है वह साइज ऑफ द यूनिवर्स है, और सबसे छोटा जो लेंथ होता है न्यूक्लियस का साइज है, दोनों का रेशियो जो है 10 to the power 41 है।
मान लेंथ का जो रेशियो है और टाइम का रेशियो ऑफ बोथ लेंथ एंड टाइम आर सेम, द रेशियो ऑफ largest distance, that is size of the universe, 10 to the power, that is 10 to the power 26 मीटर to the smallest distance जो कि न्यूक्लियस का साइज है, to the smallest distance that is size of the nucleus 10 to the power minus 15 meter, size of the nucleus 10 to the power minus 15 मीटर। तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 10 to the power 26 अपॉन 10 to the power minus 15, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा -15 प्लस 15, तो 10 to the power प्लस 16 26 प्लस 15 दैट इज 10 to the power 41। और यहाँ भी जो है ये सेम होगा टाइम का रेशियो, जो लॉन्गेस्ट टाइम है, लॉन्गेस्ट टाइम इज द, ऐसे जनरल यूज में तो 10 to power minus 22 सेकेंड है, जो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट टू कवर टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन आज हमने बताया कि न्यूक्लियर जो आपका ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का लाइफ टाइम जो है अनस्टेबल न्यूक्लियर एलिमेंट्री पार्टिकल का 10 to power minus 24 सेकेंड तक हो सकता है। नाउ एंड द रेशियो ऑफ, सिमिलरली द रेशियो ऑफ एंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टाइम, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टाइम इज द एज ऑफ द सन जो कि 10 to power 18 सेकेंड होता है। लेकिन चूंकि यहाँ यूनिवर्स का लिए हैं तो यूनिवर्स का देखें तो 10 to power 17 सेकेंड होगा यूनिवर्स का जो एज है। अर्थ का भी एज उतना ही है 10 to power 17 सेकेंड ही लगभग। सन का थोड़ा ज़्यादा है, 10 टाइम ज़्यादा है 10 to power 18। तो यहाँ पर चूंकि यूनिवर्स का लिए हैं साइज तो उसी से मैंने यूनिवर्स के का ही टाइम साइज को हम कंपेयर करें, टाइम का भी रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम, यहाँ पर लॉन्गेस्ट है एज ऑफ द, इससे भी ज़्यादा सन का होता है लेकिन यहाँ यूनिवर्स का हम ले रहे हैं। एज ऑफ द यूनिवर्स ये है 10 to the power 17 सेकेंड, और इससे थोड़ा 10 टाइम ज़्यादा होता है एज सन का। तो द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल या शॉर्टेस्ट कहिए उसको, शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल जो होगा डीके ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, टाइम ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स टू द शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल टेन टू पावर माइनस 24 सेकेंड, और जनरल यूज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार करने में न्यूक्लियस का 10 टू पावर माइनस 22 सेकेंड, और उससे भी थोड़ा छोटा 10 टू दी पावर माइनस 24 सेकेंड एज। अब यहाँ पर दोनों का रेशियो ले लेंगे, इक्वल्स टू 10 टू दी पावर हो गया 17 अपॉन 10 टू दी पावर माइनस 24, तो ये भी लगभग जो है ऊपर चला जाएगा सच। हाँ, ये 17 प्लस 24 10 टू दी पावर 41। तो ये दोनों का रेंज देखिए वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट डिस्टेंस या लार्जेस्ट जो कि साइज ऑफ यूनिवर्स है, और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसका रेशियो 10 टू पावर 41, और यहाँ भी जो है रेशियो ऑफ जो लॉन्गेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट टाइम का जो रेशियो है वो भी जो है 10 टू पावर 41 है। ये दोनों इक्वल हो गया, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो है इसी के साथ ये पार्ट जो है समाप्त होता है, पार्ट 5 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर 2 का। अब इसके बाद अगले पार्ट में इसके बाद जो है एरर्स इन मेजरमेंट यूनिट डायमेंशन का पोर्शन बचा है केवल इसमें इस चैप्टर में। लेकिन उसके पहले जो है अगले पार्ट में हम मेजरमेंट्स पर कुछ प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी बुक से कर लेंगे।
मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास टाइम पर देखेंगे, उसके बाद मेजरमेंट। थैंक यू वेरी मच।